हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग MSN 1 का 2018 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले 2011 से लेके 2022 तक के MSN 2 मेंटल हेल्थ नर्सिंग, उसके अलावा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और थर्ड ईयर GNM का OBG का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उसका वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मीनिंग में पहला क्वेश्चन पूछा गया है एमिसिस। एमिसिस का मीनिंग आप लोगों को लिखना है रिगर्जिटेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट इज कॉल्ड एमिसिस। या फिर आप लोग दूसरा इसका मीनिंग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, बैक फ्लो ऑफ द स्टोमक कंटेंट इज कॉल्ड रिगर्जिटेशन। यानी कि रिगर्जिटेशन जो होता है उसी को आपका इमेसिस कहा जाता है, और जो बैक फ्लो ऑफ स्टोमक कंटेंट होता है उसी को आपका क्या कहा जाता है, तो रिगर्जिटेशन कहा जाता है। ये क्यों होता है, तो आपका जो इसोफेगस होता है, इसोफेगस के दोनों छोर में छोटा छोटा क्या होता है, स्फिंक्टर होता है जो भाल्व का काम करता है। यानी कि फूड को एक ही तरफ जाने का क्या देता है, अलाउ करता है, और दूसरी तरफ बैक फ्लो होने नहीं देता है। लेकिन जब किसी एबनॉर्मलिटी के कारण आपका इसोफेजियल स्फिंक्टर काम नहीं करता है तो उस कंडीशन में ही आपका एमिसिस होता है, यानी कि वोमिटिंग होता है। तो मीनिंग आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है उसमें से फिजिकल एग्जामिनेशन का ही एक स्टेज है अस्कल्टेशन। तो अस्कल्टेशन का मीनिंग आप लोगों को लिखना है, अस्कल्टेशन इज एन act of listening to the sound of the body during a physical examination। और दूसरा मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, listening to the internal organ sound of the body during physical examination is called auscultation। यानी कि auscultation एक एक्ट है क्या, साउंड सुनने का। यानी कि जब भी किसी व्यक्ति का बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का एग्जामाइन किया जाता है फिजिकली, तो उस दौरान साउंड को सुना जाता है कि उस ऑर्गन का जो साउंड है वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, साउंड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो ये जो साउंड सुनने की प्रोसेस है इसी को आपका कहा जाता है अस्कल्टेशन। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखना है, द डिकॉन्टामिनेशन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स और कंप्लीटली फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। यानी कि स्टेरिलाइजेशन का मीनिंग हो गया कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसे कंप्लीटली मार देना। डिकॉन्टामिनेशन का मीनिंग होता है आपका किसी भी इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट यूज किया गया हो या फिर उसमें बैक्टीरिया वायरस का क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है, इन्वेड होता है, तो उस तरह का इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट को आपका डिकॉन्टामिनेशन कहा जाता है। तो उस तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारकर उसे क्लीन किया जाता है। इस प्रोसेस को ही आपका स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है। स्टेरिलाइजेशन कई तरह का होता है, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आप लोगों को इसका टाइप्स भी पढ़ना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है टेकिपीनिया। टेकिपीनिया क्या है, तो टेकिपीनिया का मीनिंग आप लोग लिखोगे, एबनॉर्मल रैपिड ब्रीथिंग रेट इज कॉल्ड टेकिपीनिया। अब एबनॉर्मल यहाँ पे जो दिखाया गया है, रैपिड का मतलब होता है इंक्रीज, यानी कि बहुत ज़्यादा तेजी से जब आपका यानी कि बहुत स्पीडली या बहुत तेजी से बार बार ब्रीथिंग लेगा तो उस कंडीशन को ही आपका टेकिपीनिया कहा जाता है। यानी कि आप लोग याद रखने के लिए बस इतना ही याद रखना है कि ब्रीथिंग रेट जब बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है नॉर्मल से, तो उस कंडीशन को टेकिपीनिया कहा जाता है। अगर ब्रीथिंग रेट नॉर्मल से ऊपर की ओर जाता है तो उसे हम लोग इंक्रीज्ड कहते हैं, तो उस कंडीशन को टेकिपीनिया कहा जाता है। सेम अगर ब्रीथिंग रेट नॉर्मल से कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को आपका कहा जाएगा ब्रेडीपीनिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि टेकिपीनिया और ब्रेडीपीनिया जब आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोगों को नॉर्मल जो रेट होता है ब्रीथिंग का वो आपको याद रखना है। जो एडल्ट होता है, एडल्ट में नॉर्मल ब्रीथिंग रेट होता है आपका 16 to 24 ब्रीथ पर मिनट, यानी कि एक मिनट में 16 से लेके 24 बार तक ब्रीथ ले सकता है एक एडल्ट पर्सन। ये नॉर्मल होता है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो वो क्या हो जाएगा, टेकिपीनिया। कम होता है तो हो जाएगा ब्रेडीपीनिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन इज कॉल्ड एज। यानी कि जब यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को आपका प्रोटीन यूरिया
कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इंक्रीज इन सेरम सोडियम लेवल इज कॉल्ड, यानी कि जो आपका सोडियम लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है आपका हाइपरनेट्रीमिया। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि जब सोडियम का लेवल इंक्रीज हुआ तो हम लोग इसे हाइपरनेट्रीमिया क्यों कहते हैं। अगर नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा होगा तो हम लोग हाइपरनेट्रीमिया कह सकते हैं, लेकिन सोडियम में हम लोग हाइपरनेट्रीमिया क्यों कहते हैं। तो सोडियम को डिनोट किया जाता है एन से, इसलिए Na से सोडियम को डिनोट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाइपरनेट्रीमिया। अगर सोडियम का लेवल कम हो जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे हाइपोनेट्रीमिया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है डिफिकल्टी इन सॉलोइंग इज कॉल्ड, यानी कि सॉलोइंग में जब डिफिकल्टी होता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। तो उस कंडीशन को कहा जाता है आपका डिस्फेजिया। ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है पोजीशन विल बी एंड आइडियल फॉर पेरिनियल एंड रिएक्टल सर्जरीज, यानी कि कौन सा पोजीशन है जो पेरिनियल या फिर जो आपका रिएक्टल होता है उससे में सर्जरी करने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है, यानी कि वो क्या होता है आपका आइडियल होता है, वही पोजीशन को यूज किया जाता है। तो उस पोजीशन का नाम आप लोगों को लिखना है लिथोटोमी पोजीशन। अब अधिकतर जो डिलीवरी होता है तो डिलीवरी के टाइम में भी लिथोटोमी पोजीशन दिया जाता है मदर को। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट और ट्रू और फॉल्स में आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिया गया है वेल्स पाल्सी अफेक्ट्स द फेशियल मसल्स। तो आंसर में आप लोगों को लिखना है ट्रू, क्योंकि वेल्स पाल्सी क्या होता है एक तरह का पैरालाइसिस होता है जिसमें आपका फेशियल मसल्स पैरालाइज हो जाता है, जिस वजह से आपका फेस प्रॉपर से काम नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ आर्टरीज इज कॉल्ड एट्रियोस्क्लेरोसिस। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ट्रू, क्योंकि एट्रियोस्क्लेरोसिस उसी कंडीशन को कहा जाता है जिस कंडीशन में आपका जो ब्लड वेजल्स होता है यानी कि आर्टरी होता है वो थिक हो जाता है, वहाँ पे प्लेग जमने की वजह से वो थिक हो जाता है और वो हार्ड भी हो जाता है, जो यहाँ आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है ऑप्टिक नर्व इज एसोसिएटेड विथ टेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक का मतलब हो जाता है आपका आंख से रिलेटेड, तो ये किसका काम करता है एसोसिएटेड विथ आई होगा, टेस्ट नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है हाइड्रोसेल इज ए डिसऑर्डर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो हाइड्रोसेल होता है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिजीज है या डिसऑर्डर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है चूज द करेक्ट आंसर में पहला क्वेश्चन। ऑप्शन में आप लोगों को दिखाया गया है आई, एयर, नोज और लास्ट में दिया गया है थ्रोट। तो यहाँ पे जो ऑटोस्कोप दिया हुआ है, ऑटो का मतलब क्या होता है आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ लेना है। ऑटो का मतलब हो जाता है आपका कान से रिलेटेड, ऑटोस्कोप का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ ईयर, यानी कि ऑटोस्कोप का यूज ईयर का एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। अगर आई का एग्जामिनेशन होगा तो हो जाएगा आपका ऑप्थेल्मोस्कोप, अगर नोज का हो जाएगा तो हो जाएगा आपका राइनोस्कोप। इस तरह से अलग अलग स्कोप ही होता है जो आपका अलग अलग पार्ट्स का एग्जामाइन करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है रूमेटॉइड अर्थराइटिस मेनली अफेक्ट्स द। तो मेनली किस पार्ट्स को अफेक्ट करता है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आपका जॉइंट, दूसरा है आइज, तीसरा है किडनी और चौथा है लीवर। तो यहाँ पे जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये आपका जॉइंट्स का बीमारी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर, आप लोगों को लिखना है जॉइंट। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है एन एग्जाम्पल फॉर ऑटो इम्यून डिजीज इज। ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है सिस्टेमिक लपस, एरिथेमेटोसस। उसके बाद आप लोगों को दूसरा नंबर में दिया गया है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तीसरा नंबर में दिया गया है डेमेंशिया, चौथा है आपका एल्जाइमर्स डिजीज। तो इसमें आप लोगों का आंसर हो जाएगा सिस्टेमिक लपस एरिथेमेटोसस, ये हो जाएगा आपका ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जाम्पल, इसलिए आप लोगों के आंसर में लिख देना है 1 नंबर। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 2018 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2018 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे।